प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवा तूचि गणेषु सकलार्थमतिप्रकाशु म्हणे निवृत्तिदासु अवधारि गोजी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृध कस्य स्विद्धनम्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। शान्तिः अन्तरिक्षशान्तिः पृथिवीशान्तिः आपशान्तिः औषधयशान्तिः वनस्पतयशान्तिः विश्वेदेवाशान्तिः ब्रह्मशान्तिः सर्वशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। Thank you everyone. Please be seated. Beginning with our proceedings, now I would like to welcome all our distinguished dignitaries on the dais and a very special welcome to the one जिनको हम सब यहाँ सुनने के लिए आए हैं, the renowned Indian mathematician, visionary and the global icon Padma Shri Anand Kumar ji. Once again, a very warm welcome to all of you. To felicitate our guest of honor, I would like to request Honorable Registrar Dr. Manish Patil to welcome and felicitate Shri Anand Kumar ji. Now, I would like to
Mr. Nitin Rade to call the event open and extend welcome note to our lovely audience. मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय, जिनकी प्रेरणा लेके हमने पिछले साल से ये प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करना चालू किया, ऐसे हम सभी के चहेते और ख़ास करके बच्चों में जिनकी विशेष आकर्षिता है, ऐसे आदरणीय सुपर 30 के फाउंडर पद्मश्री आनंद कुमार जी का मैं अवंतिका कैंपस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित मेरे सहयोगी डीन्स ऑफ द वेरियस स्कूल्स, हमारे ये सम्मान समारोह में, प्रतिभा सम्मान में आयोजन में विशेष रूप से साथ देने वाले दैनिक भास्कर के रीजनल हेड हेमंत मोहिते जी, यहाँ पे उपस्थित सभी विद्यार्थी, उनके माता पिता, इनका मैं अवंतिका कैंपस, अवंतिका यूनिवर्सिटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी को जान के हैरानी होगी, 2017 में हमने उज्जैन में अवंतिका यूनिवर्सिटी के माध्यम से उच्च शिक्षा देने का उज्जैन शहरी में आरंभ किया। उज्जैनी आने का एक विशेष मकसद था। आप सभी लोग शायद MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पुणे से परिचित होंगे। MIT ग्रुप महाराष्ट्र के अंदर उच्च शिक्षा देने वाला एक प्रतिभाशाली ग्रुप है। पिछले 40 सालों से MIT ग्रुप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। तो 2017 में जब हम उज्जैनी शहर में आए, तब एक फिलॉसफी और एक थॉट लेके आए। जैसे कि प्राचीन भारत में शिक्षा के 4 प्रमुख केंद्र थे, उसमें बनारस, जहाँ पे बनारस यूनिवर्सिटी PHU काफ़ी फेमस है। उसके बाद नालंदा में भी जो विश्वविद्यालय है काफ़ी फेमस है। और तीसरा सेंटर था तक्षशिला, हालांकि अभी वो पाकिस्तान में है। और चौथा जो सेंटर हुआ करता था वो उज्जैनी था। पर कहीं तो भी लगा हमें कि उज्जैनी शहर शिक्षा के मामले में पीछे रह गया है, तो क्यों ना ये उज्जैनी शहर को उसका जो प्राचीन इतिहास है फिर से दिलाया जाए और ये शहर को एक अच्छा शिक्षा का केंद्र बनाया जाए। तो आनंद कुमार जी, उसी थॉट को लेके हमने 2017 में हमारा जो जर्नी है उज्जैनी शहर से चालू किया। ये जो विश्वविद्यालय है कुछ थॉट्स पे आधारित है, जो मैं विशेष रूप से आपको इस मंच से बताना चाहूँगा। जब हमने हमारा जर्नी चालू किया, तब डे 1 से यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, स्किल बेस्ड लर्निंग, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये जितनी भी चीज़ें आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताई गई है, हालांकि जो 2020 में रिलीज़ हुई है, वो हमने 2017 से ही एक कैंपस में इम्प्लीमेंट करना चालू किया। तो यहाँ जो भी बच्चा आता है उसको डे 1 से प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के तहत प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिलता है। आज की अगर हम ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम और ये जो नया कॉन्सेप्ट आया है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की तुलना करें, तो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में वो विद्यार्थी, वो छात्र डिग्री तो हासिल कर पाता है, पर कहीं ना कहीं उसमें जो स्किल सेट होता है, उसमें जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है, वो अधूरी रह जाती है। इसके कारण हमने जो ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट ये विश्वविद्यालय में इम्प्लीमेंट किया है,
ताकि बच्चों को डे 1 से ही इंडस्ट्री लाइव प्रोजेक्ट, सोसाइटी के लाइव प्रोजेक्ट, सोसाइटी की जो समस्या है उनके ऊपर काम करने का मौका मिले और उसका निराकरण करने का वो प्रोजेक्ट के रूप से एक अच्छा सॉल्यूशन मिले। ये कॉन्सेप्ट हम 2017 से अवंतिका विश्वविद्यालय में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उसी के कारण मुझे बताने में गर्व हो रहा है, पहले जैसे उज्जैन, इंदौर या काफ़ी सारे शहरों के बच्चे पुणे और मुंबई जाके पढ़ा किया करते थे, पर आज की तारीख में आज विश्वविद्यालय में पुणे, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली ऐसे टोटल 22 स्टेट्स के बच्चे उज्जैन आके पढ़ रहे हैं। +2 जीवन का एक सबसे बड़ा पड़ाव होता है। आप सभी लोगों ने वो पड़ाव सक्सेसफुली कंप्लीट किया, अच्छे मार्क्स लाए, जिसमें आपके साथ आपके माता पिता का भी योगदान है। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की मनोकामना रखता हूँ। अभी आप जो जर्नी इसके बाद चालू करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाला समय और आने वाला कोर्स आपका करियर उज्जवल भविष्य करने में बहुत मायने रखता है। इसलिए आप जो भी कोर्स चुनेंगे आपके 12th के बाद, उसके लिए एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि आपकी रुचि किसमें है। बीच में मैंने इंटरनेट में एक स्टोरी पढ़ी थी, शायद आप लोगों ने भी वो पढ़ी होगी। यहाँ पे मैं वो स्टोरी एक संक्षिप्त रूप से बताना चाहूँगा कि एक बार जंगल का राजा घोषित कर देता है कि जंगल में भी स्कूल खुलेगा और सभी पंछी प्राणियों को, उनके बच्चों को ये स्कूल में पढ़ाया जाएगा। तो जंगल में स्कूल चालू हो जाता है, सभी प्राणी अपने बच्चों को स्कूल भेजना चालू कर देते हैं। सबसे पहला पंछी जो स्कूल में आता है वो बतख होता है। तो स्कूल में जैसे अपने कुछ विषय होते हैं, वैसे वो स्कूल के कुछ अनिवार्य विषय होते हैं। उसमें 3 प्रमुख विषय होते हैं, जैसे कि दौड़ना, तैरना। दौड़ना पहला विषय होता है, दौड़ना। दूसरा विषय होता है तैरना। और ये जो खास करके विषय है दौड़ना और तैरना, और ये विषय सभी विद्यार्थियों को कंपलसरी होते हैं। और तीसरा विषय होता है उड़ना। ये तीनों विषय हर एक विद्यार्थी को वहाँ लेना कंपलसरी होता है। जब बतख वो स्कूल में आता है तो शिक्षक उसको बोलते हैं कि देखो तुमको ये 3 विषय पास करने होंगे। तो बतख सोचने लगता है कि तैरना तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, दौड़ना प्रैक्टिस कर लूँगा तो सीख जाऊँगा, पर उड़ने का कैसे। तो शिक्षक बोलते हैं आप फिक्र मत करो, हम आपको सिखा देंगे, आप ट्यूशन क्लास लगा देना, हम आपको उसमें भी 1 नंबर बना देंगे। तो बतख भी सोचने में लगता है अगर अच्छा करियर बनाना है, अच्छी डिग्री लानी है तो ये विषय पास करने पड़ेंगे। तो समहाउ बतख वो स्कूल में एडमिशन ले लेता है। बतख की पढ़ाई चालू हो जाती है। डे 1 पे ही शिक्षक उसे बोलता है कि तेरा तैरना बहुत ही अच्छा है, उसको तू बाजू में रख, तो दौड़ना और उड़ना ये 2 विषयों पे फोकस कर। तो बतख दौड़ने की प्रैक्टिस चालू कर देता है, रोज दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते इतना थक जाता है कि वो उड़ ही नहीं पाता है। तो ऐसे करते करते उसका साल बीत जाता है, अंतिम परीक्षा आती है। परीक्षा में साल भर बतख ने तैरने की प्रैक्टिस नहीं की, उसने दौड़ना और उड़ना इसी के ऊपर फोकस किया। तो कैसे वैसे वो तैरना और दौड़ने में पास हो जाता है और उड़ने में फेल हो जाता है। तो वैसा ही सिस्टम, वैसा ही सिचुएशन आज हमारे स्कूलों ने हमारे बच्चों का बना के रखा है। हमने कितने सारे बतख आज सोसाइटी में निर्मित किए हुए हैं। जो हमारे विशेष गुण है, जो हमारी आंतरिक खूबियां है, वो हम जान ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कल वो शिक्षा में नहीं होता है, उसके विश के अगेंस्ट में वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से इस मन से गुजारिश करना चाहूँगा
कि आने वाले समय में आप जो भी कोर्स लेना चाहते हैं यूजीसी के पोर्टल पे जाएंगे तो 300 से भी ज़्यादा कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल है, पर आप ऐसा कोर्स चुनिए जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपका इंक्लिनेशन हो, क्योंकि इसके बाद वाली जो पढ़ाई है वही आपको रोजगार देने वाली है और वही आपका भविष्य बनाने वाली है। इसलिए जो भी आप कोर्स चुनेंगे उसमें देखिएगा कि आपकी रुचि हो। उसके बाद एक जो महत्वपूर्ण बात है कि जो भी आप यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट करने वाले हो, कुछ चीज़ों का आप खास करके ध्यान रखिए। जैसे हमने शुरू में कहा कि हम एक नई टीचिंग पेडागॉजी लेके आए थे, वो थी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। जब भी आप कोई यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट करेंगे तो पहले देखिए वहाँ की फैकल्टी कैसी है और वहाँ का एकेडमिक करिकुलम कैसा है। जैसे कि मैं अवंतिका यूनिवर्सिटी की बात करना चाहूँ तो हमारे यहाँ की जो फैकल्टी है, खास करके IIT, NIT, ये अच्छे इंस्टीट्यूशन में शिक्षा लेके, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे शिक्षा देने के लिए, और यहाँ पे खास करके जो इंडस्ट्री की फैकल्टी है वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस फैकल्टी आती है, और जो एकेडमिक करिकुलम है वो जो इंडस्ट्री की नीड है उसके हिसाब से एकेडमिक करिकुलम डिजाइन किया जाता है। तो इसी कारण जो हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का जो मॉडल है, बच्चा डे 1 से इंडस्ट्री के जो प्रॉब्लम होते हैं उसके ऊपर काम करता है और 4 सालों में वो इंडस्ट्री रेडी प्रोडक्ट बन जाता है, और 4 साल बाद जब उसको प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इजीली वो प्लेसमेंट प्रोसीजर क्रैक करता है। ये खास करके ये बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप जो भी यूनिवर्सिटी चूज करेंगे वहाँ की फैकल्टी कैसी है और वहाँ का एकेडमिक करिकुलम कैसा है। उसके बाद दूसरी चीज जो आती है खास करके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, वो यूनिवर्सिटी के, वो संस्था के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स कैसे है। जैसे कि MIT ग्रुप पिछले 40 सालों से उच्च शिक्षा में कार्य कर रहा है। ऑलमोस्ट 5 लाख से भी ज्यादा हमारे एलुमनी अलग अलग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे कंपनी लाना, प्लेसमेंट दिलाना, इंटर्नशिप दिलाना, प्रोजेक्ट दिलाना ये कोई बड़ी समस्या नहीं बनती है, क्योंकि हमारा एलुमनी बेस बहुत स्ट्रांग है। इसलिए दूसरी चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी कि वो संस्था का एलुमनी बेस कैसा है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहाँ की टीचिंग पेडागॉजी कैसी है। जैसे हमारे यहाँ पे हम ब्लॉक स्टडी पैटर्न इंप्लीमेंट करते हैं। बहुत सारे कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज में ट्रेडिशनल टीचिंग पैटर्न होता है जिसके अंदर बच्चों को एक साल 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, बट ब्लॉक स्टडी पैटर्न की खासियत यह है कि बच्चों को एक समय पे एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और पूरा बच्चों का जो फोकस है उसी सब्जेक्ट पे रहता है। अदरवाइज ट्रेडिशनल पैटर्न में एक साथ बच्चों को 4 से 5 सब्जेक्ट पे फोकस रखना पड़ता है, और बच्चा तभी वो जो सब्जेक्ट चालू रहता है तब वो प्रोजेक्ट भी करता है। इसलिए लर्निंग बाय डूइंग ये जो कॉन्सेप्ट है, जैसे अपन ड्राइविंग बोलिए, स्विमिंग बोलिए, साइकिलिंग बोलिए, ये लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, ये कुछ किताब पढ़ के नहीं करते हैं। वही कॉन्सेप्ट ब्लॉक स्टडी पैटर्न में हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है कि आप प्रोजेक्ट पे काम करते करते जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो समझ लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सबसे बड़ी बात है, ये तीसरी चीज। और चौथी चीज जो है वो एग्जामिनेशन सिस्टम। आज के तारीख में जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज है वो पेपर बेस रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है। इसके कारण बच्चों का मकसद हमेशा ये रहता है कि वो पेपर एग्जाम में, वो रिटन एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क कैसे लाए। तो हमने जो एग्जामिनेशन सिस्टम यहाँ पे लाया है वो एक ज्यूरी बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम है। ज्यूरी बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम यानी बच्चा जब सब्जेक्ट की तैयारी करता है तो उसका एक कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होता है, जो टीचर उसको डेली असाइनमेंट देता है, प्रॉब्लम देता है, प्रोजेक्ट देता है, उसके आधार पे उसका कंटिन्यूअसली इवैल्यूएशन होता है। और अंत में इंडस्ट्री से एक एक्सपर्ट आता है जो ऑल ओवर इंडिया से कहीं का भी हो सकता है, और वह इंडस्ट्री का एक्सपर्ट आके वो बच्चे का एक ज्यूरी एग्जाम लेता है, जिसने वो बच्चे ने जो काम किया है वो काम वो ज्यूरी के सामने उसको प्रेजेंट करना होता है। इसके कारण वो बच्चों का मकसद सिर्फ रिटन एग्जाम में मार्क्स लेना ये कदापि नहीं रहता है, वो हमेशा स्किल्स बेस्ड लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं।
जहां तक मैं देख रहा हूं, जो हमारे बच्चे यहाँ से पास आउट हो रहे हैं, जो बच्चे अभी शिक्षा ले रहे हैं, उनका नॉलेज लेवल, उनका स्किल लेवल और वो जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनमें काफी अंतर है। तो मैं इस माध्यम से यहाँ उपस्थित सभी बच्चों को एक संदेश देना चाहूंगा कि कृपा करके आप जो भी कोर्स चुनेंगे, आप जो भी यूनिवर्सिटी चुनेंगे, ये मैंने जो 5 चीजें आप लोगों को बोली है वो देखिए कि वहां पे वही चीजें कैसे कार्यान्वित है और वही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लीजिए। फिर से मैं आप सभी लोगों का, आपके माता पिता का एक बार फिर से शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की मनोकामना करता हूँ। धन्यवाद। While addressing some college students, our former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, asked them, "Do you want to be unique, you or everybody else?" Everybody else is easy, but to become unique, you have to fight the hardest battle any human being can ever think to fight. और ऐसी ही हार्डेस्ट बैटल लड़ी पटना में जन्मे एक बेहद गरीब परिवार से आए हुए एक साधारण परंतु साहसी युवक ने। 1.5 कमरे के किराए के मकान में संयुक्त परिवार में रहने वाला ये बच्चा, जिसे घर में पढ़ाई करने के लिए कोई जगह भी नहीं थी, दिन में अपने घर के बाहर अमरूद के पेड़ के नीचे पढ़ता और रात्रि में जहां भी लैंप की रोशनी मिलती वहां अपने सपनों को पूरा करता। बड़ा होके अपने टीचर्स के योगदान और अपनी मेहनत के बल पर कॉलेज में पढ़ते हुए इस युवक ने एक ऐसे मैथमेटिकल फॉर्मूला का इजाद किया जिससे इनको देश विदेश में बहुत चर्चाएं मिलने लग गई। बात तो यहाँ तक पहुंची कि मशहूर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इन्हें अपने पास एजुकेशन देने का ऑफर किया, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। इनके पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद इनको अपने सारे सपने त्यागने पड़ गए। अपनी माँ और छोटे भाई के साथ ये पापड़ बनाने और गली गली में जाके बेचने लगे। लेकिन वो कहते हैं ना, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, बस हौसले की जरूरत होती है। अपनी माँ और छोटे भाई के सहयोग से इन्होंने फिर से हिम्मत की और सोच लिया कि इस बार मैं अपने सपने को पूरा करूंगा और अपने ही जैसे होनहार लेकिन गरीबी से मजबूर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। फिर क्या था? There was no turning back। ये युवक, जैसा कि आप सब समझ ही गए होंगे, कोई और नहीं हमारे बीच विराजमान श्री आनंद कुमार जी हैं, जिनके सुपर 30 प्रोग्राम में पढ़े हुए बच्चों ने हिस्ट्री बना दी। कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती है। Shri Anand Kumar has received accolades and recognition from all across the globe. To name a few, he has been awarded in Time magazine's list of Best of Asia, and he was recently awarded with India's 4th highest civilian award, Padma Shri, for his contribution in the field of literature and education. हम सभी ने इनके ऊपर बनी हुई मूवी सुपर 30, who was played by superstar ऋतिक रोशन जरूर देखी होगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आई नो आप लोग सब बहुत बेताब है सर को सुनने के लिए। आई वुड लाइक टू इनवाइट, लेकिन उसके पहले जोरदार तालियां हो जाए और जोर से आनंद सर को पता चलना चाहिए आप लोग कितने एक्साइटेड। ऑलराइट, सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल द रेवोल्यूशनरी एजुकेशनिस्ट, मैथमेटिशियन एंड रिसेंटली अवॉर्डेड पद्मश्री आनंद कुमार। मंच पर बैठे आदरणीय वाइस चांसलर साहब, रजिस्ट्रार महोदय, दैनिक भास्कर के रीजनल हेड, तमाम प्रोफेसरगण, बच्चों के अभिभावकगण और उज्जैन और मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत के आन बान शान हमारे प्यारे प्यारे बच्चे और बच्चियां, सबसे पहले तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि इस यूनिवर्सिटी द्वारा दैनिक भास्कर के साथ मिलकर एक प्रतिभा सम्मान का आयोजन किया गया है। जब मुझे इस बात की जानकारी मिली कि ऐसे बच्चे जिनके पास प्रतिभा है
लेकिन पैसे नहीं है। जिनके पास कुछ करने की इच्छा है, असीम इच्छा है, लेकिन उनके पास कोई रास्ते नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए एक प्रतिभा सम्मान का आयोजन करके उन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए दैनिक भास्कर और अवंतिका यूनिवर्सिटी ने एक सामूहिक प्रयास किया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने तुरंत आमंत्रण स्वीकार किया और पटना से दिल्ली और दिल्ली से यहाँ इंदौर और इंदौर से फिर इंदौर। दोस्तों, आज हमारे देश में ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो पैसे के अभाव में अपना दम तोड़ देती हैं। ऐसे बहुत सारे बीज हैं जिनको जमीन नहीं मिल पाती। बहुत सारे तो जमीन मिल भी जाते हैं तो फूल तक पहुंचते पहुंचते खिल नहीं पाते, कुमला के रह जाते। तो जरूरत भी है समाज में कि ऐसे प्रयास किए जाए, बच्चों को मौका दिया जाए, आगे फलने फूलने का अवसर दिया जाए। आप लोगों में से जस्ट एक सवाल पूछना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कौन कौन लोग हैं जो सुपर 30 फिल्म को देखी आपने? ठीक है, लगभग सभी लोगों ने फिल्म देखी है। फिल्म में आपने देखा होगा कि हम लोग जब भी पढ़ाते हैं बच्चों को तो बातों बातों में पढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स सिखाने का तरीका है, जो व्यवहारिक ज्ञान है, जो रेलगाड़ी जा रही है उसमें क्या मैथमेटिक्स हो रहा है, बिजली कैसे बनती है उसका क्या तरीका होता है, क्या तरीका होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल करके दुनिया को बेहतर बनाया जाए। हम लोग प्रयास जरूर करते हैं बच्चों को आम जीवन से जोड़कर चीजों को पढ़ाने, और ये बहुत जरूरी भी है। बच्चों, आज आपको जानकर पता नहीं कैसी अनुभूति होगी। आपकी जानकारी में है भी ये बात कि पिछले महीने अप्रैल में हम लोग दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले लोग बन गए हैं, भारत के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले। अब ऐसी स्थिति में हमारा जनसंख्या एक विस्फोटक रूप ले लिया है। अब जनसंख्या इतनी बढ़ गई तो उसका तुरंत उपाय तो नहीं कि हम लोग घटा सकते हैं, लेकिन उसका पॉजिटिव उपयोग कैसे कर सकते हैं ये बहुत ही जरूरी है। और मैं जो भी बातें बोलना चाह रहा हूं इसके लिए मैंने कोई तैयारी भी नहीं की। यहां आया, हमारे आदरणीय वाइस चांसलर महोदय से पूछा, ऋषि भाई लाए जो उनसे पूछा कि भाई बताइए क्या विषय है, प्रतिभा सम्मान में क्या है विषय। तो प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना, यूनिवर्सिटी में अभी क्या पढ़ाई हो रही है, कैसे पढ़ाई हो रही है, इसको वाइस चांसलर साहब ने बताया। उसी के आधार पर मैं बोल रहा हूं कि देश की जनसंख्या इतनी बढ़ गई, आप ध्यान से सोचिए कितनी बढ़ गई। अब इतनी जनसंख्या का हम लोग कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश का आज दुर्भाग्य है, हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी दुर्भाग्य है। लोग मैकाले को ताना देते देते पता नहीं थकते नहीं। जहां भी जाइए शिक्षा की बात होती है, मैकाले को 10 बात सुनाते कि मैकाले शिक्षा पद्धति ने बर्बाद कर दिया हमारे देश के शिक्षा को। अरे भैया, मैकाले कब का चला गया, उसके बाल बच्चे सब चले गए यहाँ से। अब तो कुछ नया होना चाहिए। आज भी आप देखिए कि हमारे अखबारों में खबर आती है कि IIT में कैंपस सिलेक्शन हुआ, IIM में कैंपस सिलेक्शन हुआ, 1 करोड़ का पैकेज किसको मिला। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हमारे अखबारों में ऐसे खबर आती है कि पैसा किसको ज्यादा मिला, कौन अच्छी नौकरी प्राप्त किया। ये खबर बहुत कम आती है कि कौन विद्यार्थी कोई नया इनोवेशन किया, कौन विद्यार्थी ऐसा है जिसका विद्यार्थी जीवन में ही कुछ ऐसा प्रयोग किया, कुछ ऐसा रिसर्च किया, कुछ ऐसा शोध किया जो अमेरिका या इंग्लैंड या जापान के जर्नल्स में चर्चा का विषय बना। ऐसी खबरें नहीं आती क्योंकि हम लोग ऐसी खबरों के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। हमारा देश अभी बहुत ही खराब स्थिति से गुजर रहा है, इस मायने में कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसका स्वरूप बड़ा विचित्र है। थ्योरी पढ़ते हैं हम लोग, बच्चों को सिखाते हैं। IIT, IIM जैसे जगहों पर भी आप जाइएगा देखिएगा तो बच्चे क्या है कि तैयारी कर रहे हैं अंतिम 2-4 दिन में परीक्षा पास कर जाने का।
सोचिए उन बच्चों के बारे में जिनका मन नहीं लगता है पढ़ाई में, इसलिए कि पढ़ाई को समझ नहीं रहे, उसकी उपयोगिता को समझ नहीं रहे। लेकिन आज देश को बहुत जरूरत है, मैं बहुत बात दिल से बोल रहा हूं, मन से बोल रहा हूं, बच्चों को बता रहा हूं, उनके माता पिता को बता रहा हूं कि आज हमारे देश में एक ऐसी फौज है जो चिल्लाती है रोजगार दो, रोजगार दो, इंजीनियरिंग की डिग्री लेके और भी मैनेजमेंट की डिग्री लेके चक्कर काटती है सरकारी दफ्तरों का, एडवर्टीजमेंट देखती है, कहां नौकरी मिल रही है, इंटरव्यू के लिए परेशान है, इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रही है। ऐसे लोगों की जरूरत देश में अब नहीं है। ऐसे लोगों को देश पुकार रहा है जो कुछ नया इनोवेशन करे। आज देखिए, अभी हमारे घर की बात बता रहे हैं, हम लोगों ने एक फर्नीचर लिया था, कुछ पलंग वगैरह लिया था 2008। अभी 1 साल पहले की बात है, पलंग अड़ा बहुत खूबसूरत, धड़ाम से गिर गया, टूट गया पलंग। देखे कि पलंग में लकड़ी थी ही नहीं, वो भूसा भरा हुआ था। वो भूसा को जमा के तख्ता बना के पलंग बनाया हुआ था। घर में पत्नी, मेरा भाई, माताजी, सबने अपने सर को पीटा कि भाई हम लोग ठगा गए, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी नामी कंपनी, और ये तो लकड़ी की जगह भूसा दे दिया। अब इसके पॉजिटिव चीज को देखो, ये अपना केवल ठप्पा लगाया। ये जो पलंग बन रहा है, फर्नीचर बन रहा है, या ये साउंड बॉक्स देख रहे हैं, एलईडी लाइट दे रहे, ज्यादातर चीजें चाइना से मंगाई जा रही है। ये सत्य आप भी जा रहे हैं, यहाँ वहां ब्रांडिंग हो जाती है, वहां असेंबल्ड हो जाता है और मार्केट में चीजें आ जाती हैं। वो बना दिया, भूसे का बना रहा है पलंग, भूसे का सोफा बना रहा है। कितना बड़ा क्रांति कर रहा है वो। ये आज हमारे देश में जरूरत है। लकड़ी का जो रिसोर्सेज है, लकड़ी जितनी है, जंगल जितने, वो खत्म होते जा रहे हैं। वैसे में हमारे देश को क्रिएटिव आदमी की जरूरत है कि जो आए और भूसा से कैसे बनाया जा सकता है फर्नीचर, कैसे बनाया जा सकता है, जैविक चीजों से तेल पैदा किया जा सकता है, कैसे सॉर्च प्लेट का उपयोग करके बहुत अच्छी गाड़ी को बहुत कम कीमत में बनाई जा सकती है कि सॉर्च प्लेट से ही वो चार्ज होकर गाड़ी चले और रिक्शा वालों को रिक्शा न खींचना पड़े। कैसे परत लेयर पर लेयर करके खेती की जा सकती है जिससे कम जमीन में आने वाली जो इतनी जनसंख्या विस्फोटक है उसका कुछ भला हो सके। ऐसे शिक्षा की जरूरत है दोस्तों। एलईडी के आविष्कारक के बारे में आप जानते हैं, जो एलईडी बॉल आज देख रहे हैं, अगर इसका इन्वेंशन नहीं होता तो शायद भारत या कई देशों में बिजली की कमी आ जाती। लेकिन जापान में बैठा एक बुजुर्ग ने सोचा, वो नौकरी के लिए तलाश में नहीं, बल्कि उस बुजुर्ग के दिमाग में एक बात है कि क्यों न एक एलईडी की परिकल्पना की जाए, एक ऐसे बल्ब की परिकल्पना की जाए जो बहुत कम एनर्जी में, बहुत कम बिजली में कुछ अच्छा कर सके। दोस्तों, उसने एलईडी का निर्माण किया, नोबेल प्राइज मिला। तो आज हमारे देश में क्यों, अमेरिका में देखिए MIT, हार्वर्ड में हर साल का लिस्ट दिया 1-2 लोगों को नोबेल प्राइज मिलता है। हमारे देश में सालों साल हो जाते हैं, कोई नोबेल प्राइज नहीं लाता है, कोई मैथ का सबसे बड़ा पुरस्कार फील्ड मेडल नहीं लेके आता। क्या बात है, इस पर क्यों नहीं हम लोग चर्चा करते? हम लोग चर्चा करते हैं 1 करोड़ का पैकेज मिल गया, इसी में हम लोग खुश हो जाते हैं। जब तक सिर्फ पैसा और नौकरी का महत्व रहेगा दोस्तों, तब तक इस देश में बदलाव नहीं आएगा। और ये बदलाव और कोई नहीं करेगा, किसी के भरोसे आप नहीं बैठ सकते कि कोई एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड आदमी आएगा, पढ़ाई अच्छे से करेगा, कुछ नया इन्वेंशन करेगा और देश को बदल देगा। ये बदलाव दोस्तों आप ही ला सकते। आप ही में उतनी ताकत है, आप में ही उतनी क्षमता है, आप ही अपने सोच को विकसित कर सकते हैं और नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। अच्छी राजनीतिक पार्टी आएगी, अच्छा शासन दे सकती है, अच्छा प्रशासन दे सकती है, आपको स्टार्टअप के लिए मोटिवेट कर सकती है। लेकिन आपको कुछ नया करना आपकी जिम्मेवारी है, आपकी जवाबदेही है। तो मेरे कहने का मतलब, जब अवंतिका यूनिवर्सिटी का मैं कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन वाइस चांसलर साहब की बात सुनकर अच्छा लगा कि ये बताए कि जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, जो व्यवहारिक ज्ञान दे रहे हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड पढ़ाई कर रहे हैं, ये आज हमारे देश की जरूरत है। यह अवंतिका की कोई खासियत नहीं है।
जो लोग नहीं कर रहे हैं वो पीछे जा रहे हैं। ये आज हमारे देश की दोस्तों जरूरत है। ऐसी स्थिति में मैं खुल के मन से बोल रहा हूं, ये नहीं मैं कर रहा हूं कि भाई ऐसा ये पढ़ा रहे यहाँ के आप एडमिशन ले लीजिए, मैं आया हूं इनका प्रचार कर रहा हूं, बल्कि मैं ऐसा जरूर कर रहा हूं कि आप सोचिए कि आपको प्रयोग धर्मी बनना है कि नहीं। आप सोचिए कि आपको कुछ इनोवेशन करना है कि नहीं। इनोवेशन करिएगा, कुछ नया करिएगा, कुछ अपना स्टार्टअप करिएगा, उससे देश का तो विकास होगा, जनहित होगा, नौकरियां भी मिलेगी, देश बेहतर भी होगा। और आपको भी जब आप बूढ़े हो जाएगा, बुजुर्ग हो जाएगा, तो बड़ा सुकून मिलेगा कि मैंने कोई काम किया और इतिहास के पन्नों में अपने आप को दर्ज किया। आज इतना खपत, इतनी चीजों की खपत है हमारे देश में, अब बाहर की कंट्री से मुहर लगा लगा के हम लोग ला रहे हैं। कितना दुर्भाग्य का बात है। बहुत सीरियसली लीजिए बच्चों, इसको सोचिए। और मैं तो बोलता हूं कि दुनिया का हर सपने आप पूरे कर सकते हैं। मैं पूरे यकीन के साथ बोलता हूं दोस्तों, पूरे सपने आप पूरे कर सकते हैं। कोई सपना हमारे यहाँ आता है बच्चा, कौन भाई, रोड साइड वेंडर का बच्चा आता है, ऑटो ड्राइवर की बच्ची आती है, एक सड़क पर मजदूरी करने वाले की बच्ची आती है, और बच्चा आता है और वो ब्लैंक होता है, सिर्फ उसमें जुनून होता है, जज्बा होता है। वो चाहता तो मजदूरी करते ही अपनी जिंदगी बिता देता। माता पिता के पास ऑफर आता है, चलो बाल मजदूरी कर लो, चलो दिल्ली चलो, वहां नौकरी मिलेगी। यहां तक कि इंदौर के फैक्ट्रियों में नौकरी के लिए उसको ऑफर आता है। कई बच्चे धारा में बह जाते हैं, चलो भाई नौकरी कर लो, 2 पैसे आएंगे। छोटा छोटा बच्चा चला आता है, बाल मजदूरी का शिकार हो जाता है। लेकिन उसी में से कुछ बच्चा होता है जो ठानता है मन में कि नहीं, मुझे अच्छा करना है, चाहे मुश्किलें कितनी भी हो, लेकिन धारा के विरुद्ध बहना पड़े, लेकिन मैं धारा के विरुद्ध बहते हुए पत्थर का सीना तोड़कर दिखाऊंगा कि प्रतिभा किसी प्रश्रय की मोहताज नहीं होती है। जुनून उससे होता है, कुछ भी कर भी करता है। ऐसे सुपर 30 के बच्चे होते हैं। तो दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, प्रतिभाओं को एक छोटा सा प्लेटफॉर्म देते हैं, उनको जगह देते हैं। दैनिक भास्कर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अवंतिका के साथ मिलकर एक बड़ा मुहिम चलाया है, ऐसे प्रतिभाओं को एक फूलने का, खिलने का मौका दिया है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो आपको एक बात बोल के जाना चाह रहा हूं कि आप सपना देखना शुरू करिए, हर सपने आपके पूरे होंगे। अभी जैसे बच्चों के बारे में बताया, उस तरह के बच्चे, अभिषेक जैसा बच्चा, जो मामूली बच्चा जिसके यहाँ खाने को नहीं था, अपना फोटो भी खिंचाने गया था 10th के बाद, तो अपने पिता का शर्ट पहनकर बिहार बोर्ड के लिए एडमिट कार्ड के लिए फोटो साटने के लिए अपने पिता का शर्ट पहनकर, उतना बड़ा झोल झाल टाइप का शर्ट पहन के, बड़ा शर्ट पहन के गया था, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। वही अभिषेक अगर मन में ठान लेता है तो IIT करता है और आज जाके अमेरिका के बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़े पद पर काम कर रहा है। चंदन झा, मामूली घर से आने वाला बच्चा, ठान लेता है, मेहनत करता है, तो आज झारखंड के बोकारो में सीनियर SP के पद पर काम कर लेता है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी कहानियां हमारे पास है, जिसमें बच्चे मन में ठान ले, मेहनत करें, कुछ नया करने का जुनून पैदा कर ले, कुछ भी किया जा सकता है। और हमेशा नई चीज सीखने का जुनून आप में होना चाहिए। बच्चों, आप कोई नया कैसे चीज पैदा कर सकते हैं, आप में वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैं बताना चाहूंगा, मैं तो सोचा था कि अगले 2-3 मिनट में बातें को खत्म कर दूंगा, लेकिन अभी 5-6 मिनट और बात करूंगा, क्योंकि बोलते बोलते मेरा मन लग गया। भाई मास्टर आदमी हूं, बोलते चला जाता हूं। नई चीज सीखने की परंपरा होनी चाहिए। हमारे मोहल्ले में लोअर मिडिल क्लास का मोहल्ला रहता था, फिल्म में देखे थे, हल्ला, अरे भैया संजय भैया आ गए, संजय भैया आ गए। मॉस्को से संजय भैया आ गए, रसिया से संजय भैया गए थे बहुत पहले पढ़ने, वहां आए, एक बहुत खूबसूरत भाभी जी को लेके आ गए मॉस्को से, रसियन से शादी करके। भीड़ लग गई मोहल्ले में। सोचिए कि छोटा सा मोहल्ला, लोअर मिडिल क्लास का, गरीबों का मोहल्ला में कोई लड़का निकल के जाए और एक रसियन लड़की को ले आए, 30-32 साल पहले की कहानी बता, तो कितनी बड़ी बात हो जाती। भीड़ लग गई, फर्स्ट फ्लोर पर रखते थे, उनकी सीढ़ियों पर जाम लग गया मोहल्ले वासियों का। उस सीढ़ियों में धक्का मुक्की करते हुए मैं भी गया।
संजय भैया को बताया कि देखो ये आनंद है, रहता है, ऐसे ऐसे लड़का है। संजय भैया बोले कि भाई भाभी को देखने आए हम कि नहीं, देखने तो आए हैं, नमस्कार प्रणाम, लेकिन हम इसलिए आए कि हम देखना चाहते हैं कि भाई रसिया में जो 9th में मैं पढ़ता हूं, 9th में वहां किस तरह से पढ़ाई होती है, वहां मैथमेटिक्स की किताबें कैसी होती है। भैया वो किताब आप हमको भेज दीजिए, मेरा पोस्टल एड्रेस है, इस रिक्वेस्ट के लिए आया। तब उन्होंने बोला कि भाई तुम तो ऐसी बातें बोलते हो, तो रसियन में किताब होती है। हम कह रहे उसमें साइन कॉस टैन कुछ तो लिखा रहेगा, न्यूमेरिकल देख के कुछ तो अंदाज लगेगा, मजा तो आएगा। तो बोले कि अच्छा मैं भेज दूंगा, एड्रेस लिखो। हम के भैया पैसा भी मैं दे देता हूं। अरे पैसा रखो, आज कई साल हो गए, 30-32 साल किताब उन्होंने नहीं बेची, लेकिन मन में ख्वाहिश थी कि नई चीज सीखो। उसके बाद मैं अपनी कहानी बता रहा हूं, उसके बाद जो फिल्म में आप नहीं देखे, फिल्म में ये देखे कि पूरे बिहार में कहीं एक ऐसी लाइब्रेरी नहीं थी उस जमाने में जहां बाहर का विदेशी जर्नल्स आते थे, जर्नल्स जिसमें नई नई जानकारियां हो, नए नए मैथमेटिक्स के शोध के बारे में हो, ऐसे कोई जर्नल्स नहीं आते। हमने सोचा कि चलो बनारस चलते हैं, बनारस चलते हैं, वहां BHU सबसे नजदीक है, वहां पर जाके पढ़ते। आप फिल्म में देखोगे कितना मान सहना पड़ता था, क्योंकि मैं BHU का स्टूडेंट नहीं था, वहां मेरा भाई जो साथ देता है अभी सुपर 30 पे, वो पढ़ता था, और वहीं पर उर्सी के जाके हॉस्टल में एक रूम में नीचे जमीन पर रहता था। हर सैटरडे या संडे या दोनों दिन वीकेंड में मैं जाता था पटना से ट्रेन पर, कई बार टिकट, कई बार बिना टिकट की उतनी दूर यात्रा करता था, और हर मंडे को अर्ली मॉर्निंग तक आता था, ताकि अपनी पढ़ाई करनी होती थी, सिर्फ इसलिए कि कुछ नई चीज सीख सके। और हुआ क्रांतिकारी परिवर्तन मेरे जीवन में, वही पढ़ते पढ़ते आइडिया आता है। बच्चों, नई चीज आप अचानक भूसा का टेबल नहीं बना दीजिएगा, अचानक लकड़ी से आप गाड़ी नहीं चला दीजिएगा, वो करते करते प्रयोग होता है। तो अब पढ़ते 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 मॉडिफाई होता है। जो पहले क्या था, आदमी बोलता था तेज, एक भोंपू लगाया, फिर लाउड स्पीकर बना, लाउड स्पीकर को फिर वायरलेस किया गया, फिर टेलीफोन बना, टेलीफोन को तार हटा दिया गया, फिर मोबाइल फोन आया, मोबाइल फोन में 2G 3G करते करते आज मोबाइल का स्वरूप देखे। तो कोई चीज आप ये भी याद रखिए जीवन में कि कोई चीज एकदम नई नहीं होती है, वो बदलाव होते होते, ट्रांसफॉर्मेशन होते होते चीजें बदलती है। तो वहां पर जाके BHU में हमने देखा कि पढ़ाई करते करते कुछ कुछ दिखते दिखते, लिखते 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 लिखा भेजा, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रेस पे, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने हमारे पेपर को पब्लिश किया, और मुझे उस समय पेपर पब्लिश हुआ जब मैंने ग्रेजुएशन भी खत्म नहीं हुआ था। एक नहीं, विदेशों में 4-4 5-5 पेपर पब्लिश हुए कैम्ब्रिज से। मुझे ऑफर आया, क्यों? क्योंकि मैंने नई चीज को सीखने का प्रयास किया। फिल्म में देखा होगा कि पापड़ बेचते बेचते कोचिंग माफिया आया, मुझे ले गया, पढ़ाया, और मेरे पास पैसे आए, और मैंने मोटरसाइकिल खरीद लिया, और फिर थोड़ा बहुत टेलीविजन ले लिया, लेकिन वो लिया, लेकिन बाद में लिया। सबसे पहले पैसा आया, हम बता रहे हैं कब भाई, 90 के टाइम में, एकदम अर्ली स्टेज में, 97-8 की बात बता रहे हो, आया। तो हमने सबसे पहले इंटरनेट का कनेक्शन किया। उस समय पटना से इंटरनेट जुटता भी नहीं था, वो STD से डायल होता था कलकत्ता, और जब तक आप नेट जोड़ते रहिए तब तक STD बिल उठता था, और सैकड़ों हजारों रुपया 1 मिनट का बिल आता था। तब भी हम वहां पर, मैंने 10,000 20,000 बिल आता था अगर आप नेट पर कुछ सर्च करिएगा। सर्च करने के लिए भी उस समय गूगल नहीं था, www.फल्ला.com, इसकी एक किताब बिकती थी, डायरेक्टली आप सर्च करता था। अब बड़ा आश्चर्यचकित रहता था कि अरे रात में मैं मेल लिखा, और वहां अमेरिका में, इंग्लैंड में उस समय सुबह रहती थी, और सुबह उठता था तो जवाब आ जाता था। तो पहले तो चिट्ठी लिखना, पेपर लिखना, कोई रिसर्च लिखना, कोई नया, 15-20 दिन जाने में और 15-20 दिन आने में जवाब लगता था। तो अब एक दिन में होने लगा, मुझे पता चलने लगा नई नई किताबें क्या है। अमेज़न को आज लोग जान रहे हैं, अमेज़न को कम से कम हम बताते 25 साल पहले मुझे जानकारी मिली कि अमेज़न किताब बेचता है अमेरिका में। सिर्फ उस समय बुक्स बेचता था, तो हम उस पर गए, तो उसमें क्रेडिट कार्ड बना दिया। आज आ रहे थे दिल्ली एयरपोर्ट पर, तो 2 आदमी मेरा पीछा करने लगा, हम थोड़ा और तेज चलने लगे, तो और तेज चलने लगा, तो हमको लगता है वो पहचाना है, प्रणाम करना चाहता है। हम रुक गए, हम खुश हो गए कि भाई
बात करना चाहता है। बोला सर क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए स्टेट बैंक का या कोई बैंक का क्रेडिट कार्ड। हम कहे नहीं भैया क्रेडिट कार्ड मेरे पास है। ये जवान, लेकिन उस जवानी की बात कर रहे जब अमेजॉन की किताबों को खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड हमारे पास नहीं था, बिहार में नहीं बनता था, कलकत्ता गए एक बैंक में इंटरव्यू देने। बैंक में इंटरव्यू दिया, क्रेडिट कार्ड कहा कि शाम को आइएगा आपको रिजल्ट बताएंगे। गए शाम को, बोला कि नहीं आपका नहीं हुआ। हम क्यों? अरे यार आप देखने ही में लफंगे चोर टाइप का लगते, दाढ़ी उड़ी बढ़ाए हुए हैं। अरे जाइए सेविंग वेविंग करा के थोड़ा अंडर सेटिंग करके आइए, स्मार्ट बन के तब न विश्वास होगा हमारे बॉस को कि आप पैसा लौटा भी सकते हैं। नहीं दिया। हम गए कल होके, फिर हम हाथ पैर जोड़ने के भैया दे दो, हम मास्टर आदमी पैसा लेके ना भागेंगे भाई। कहा कि अच्छा ले लीजिए। तो सोचिए उतना कष्ट करके क्रेडिट कार्ड किया, क्योंकि क्रेडिट कार्ड लेने के बाद किताबें आई। एक किताब को भेजने का $10 लेता था उस जमाने में पैसा, वहां से केवल कुरियर का देते थे, इंडियन पोस्टल से टाई अप करके भेजता था। तो कहने का मेरा मकसद है नई चीजों को सीखो। आज भी जैपनीज, रशियन, कोरियन हर तरह का किताब हम पढ़ते हैं, ट्रांसलेट करके, ट्रांसलेट करवा के, और सीखने का कोई नई चीज आती है सीखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। इसलिए मेरा मानना है जहां नई चीज हो, जहां प्रयोग धर्मी लोग हो, जहां कोई एक्सपेरिमेंट करने पर विश्वास करे, उसी का भविष्य है, उस युवक का, युवती का भविष्य है, उसी यूनिवर्सिटी का भविष्य है, और आने वाला उसी देश का भविष्य है जो नई चीजों को इजाद करने के लिए खून पसीने को एक करता है। और भारत का भी भविष्य उसी में है कि अगर वो नई चीजों को नहीं इजाद करता है तो इसके इतिहास को बदला नहीं जा सकता है। जो भी परिस्थितियां उसको सुगम नहीं की जा सकती है, ये जो जनसंख्या का बोझ है वो और बढ़ जाएगा। मैं चलते चलते 4 मंत्र बताना चाहता हूं बच्चों, जो भी आप मन में ठानिए। मैंने सुपर 30 के बच्चों के साथ प्रयोग किया और उनको सिखाया कि अगर ये 4 मंत्र को आप अपने जीवन में उतारिएगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी ऊंचाई तक आप जा सकते हैं। और बच्चे उसका प्रयोग करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं और उनकी जिंदगियां बदलती हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर 1 साल इसका अभ्यास करके देखिए, आपके जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। आप कुछ भी बनना चाहते हो, अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हैं, अच्छा वकील बनना चाहते हैं, अच्छा व्यापारी बनना चाहते हैं, अच्छा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कुछ नया नया प्रोडक्ट लाना चाहते हैं देश में, तो आप में होनी चाहिए प्रबल प्यास। सोते जागते उठते खाते पीते हमेशा आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि मुझे नया क्या करना है, अपने फील्ड में अच्छा क्या करना है। आज का दिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें नया से नया चीजें, नई से नई चीजें मैं क्या कर सकता हूं, नई से नई चीज मैं कैसे सीख सकता हूं। बच्चों दोस्तों इसका प्रयास जारी रखना चाहिए, प्रबल प्रयास। एक बार एक बच्ची आई सेमिनार में, पूछी कि सर ये बताइए मैं IIT इस बार कर रही हूं या नहीं, किस कोचिंग सेंटर का टेस्ट सीरीज लूं जिससे पता चल जाएगा। भैया ये तो 1 मिनट में पता चल जाएगा। अभी वो पूछी कैसे? अब जैसी बच्ची आप सुबह उठती है तो आपके दिमाग में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, चलते 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 दोपहर, अब दोपहर से फिर चलते चलते शाम, और रात में भी सोने वक्त वही सब दिमाग में चीजें घूम रही, तो आप समझिए कि IIT कर रहे हैं। आपके मन में फिल्म, टीवी सीरीज, सीरियल, कुछ कुछ अल चीजें आ रही है, मोबाइल का नया मॉडल, बिना मतलब का सोशल मीडिया, तो आप समझिए नहीं कर रहे। इसको प्रबल प्यास करते हैं। जैसे मछली बिना पानी के बेचैन हो जाती है, वैसे ही अपने आप लक्ष्य और मिशन के बिना अगर आप बेचैन नहीं हुए तो आप समझिए सही रास्ते पर नहीं जा रहे। सोते जागते सपना तक में भी आना चाहिए, जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसी की बात। दूसरी बातें हैं, जो दूसरी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, सकारात्मक सोच। आप हमेशा सकारात्मक सोच से भरे रहिए, किसी भी हालत में निगेटिव मत होइए। हाँ मुझे अच्छा करना है, मुझे इस देश के लिए अच्छा करना है, मुझे ये समाज के लिए अच्छा करना है, यहां तक सोचे कि मुझे दुनिया के लिए अच्छा करना है। जिसने बिजली का आविष्कार किया, जिसने LED बल्ब का आविष्कार किया, क्या वो व्यक्ति अपने देश के लिए अच्छा किया, पूरा दुनिया के लिए कंट्रीब्यूट किया? तो अगर आप मन में ये ठानिएगा ही नहीं कि हम अच्छा कर पाएंगे, आप पॉजिटिविटी से भरे ही नहीं रहिएगा, तब आप कभी अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए पॉजिटिव रहिए। हमारे बच्चे जो सुपर 30 के होते हैं, उनके मन में ये भाव पैदा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो तुम पॉजिटिव
बनाए रखो अपने आप को, कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखो। और बच्चा अगर 30 में 3, 4, 2, 5 जो भी IIT नहीं जा पाता है, क्वालिफाई करता है, वो एक ही चीज में मार खाता है कि वो डर जाता है, डरा वो गया। इसलिए बच्चों हमेशा मन में पॉजिटिव भाव पैदा करिए। तीसरी बात है अथक प्रयास, हार्ड लेबर, बिना थके बिना रुके प्रयास। अभी मान लीजिए कि सुपर 30 चल रहा है और अभी आप 8:20 पर जाइए, देखिए बच्चे पढ़ते मिलेंगे। 4 बजे सुबह भोर में भी बच्चे, कुछ न कुछ बच्चे सुबह, कुछ न कुछ बच्चे देर रात, हमेशा पढ़ाई का भी माहौल। कभी कभी जाते हैं बच्चे खाना खा रहे हैं, पढ़ते पढ़ते वही क्लासरूम में खाना मिल जाता है, बच्चे खाने लगते हैं, लड़ाई हो गई, आवाज आएगी, एकदम पूरा बहस हो रहा है, लगता है मारा पीटी हो गए तो भाई एक मैथ का फार्मूला लिख दिया बोर्ड पर, बच्चा कह रहा नहीं इस तरीके से नहीं बनेगा, एक बच्चा नहीं ये गलत है, ये लॉजिक से, उसी में झंझट हो गया, लड़ाई भी होती है, बहस भी होती है, तो पढ़ाई की होती है। ऐसा माहौल, इतनी मेहनत, सब मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है बच्चों। ये नया यूनिवर्सिटी आपको पढ़ाने का तरीका इजाद कर दे, बहुत अच्छे से अच्छे टीचर ले आए, कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि आप कठोर परिश्रम नहीं करेंगे। हमारे पिताजी सिखाते थे बेटा मेहनत करो, अगर पढ़ाई पैसे से हो जाती तो हर अमीर का बच्चा पढ़ के विद्वान होता है, हो जाता। पढ़ाई मेहनत से होती है तो जुनून से होती है, इसलिए मेहनत जरूरी है। और आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूं कि भाई आप अच्छा करना चाहते हैं, आप में प्रबल प्यास भी है, सकारात्मक सोच भी है, आप मेहनती भी, लेकिन फिर भी आप मार खा सकते हैं। कब? जब आप में असीम धैर्य नहीं होगा तब। इसलिए आप में असीम धैर्य होना चाहिए, कठिन से कठिन परिस्थितियों में आपको डिगना नहीं चाहिए। आज के बाद आप जाइएगा, अपनी किताबों को खोलिएगा, कुछ नया निर्णय लीजिएगा और आप पढ़ाई शुरू करिएगा। तो कई बार आपको लगेगा कि ठीक है पढ़ते, अच्छा कल पढ़ते हैं, एक दिन पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, 4 दिन पढ़ते हैं, आपको पढ़ाई से इंटरेस्ट लूज होने लगता है। लूज नहीं होना है। कई बच्चे जो यहां पर सम्मानित होने जा रहे हैं, अच्छा किया। जो सम्मानित नहीं हो रहे हैं उनको भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि मेहनत से कुछ भी संभव है। धैर्य बनाए रखो, मेहनत करो, कुछ भी संभव है। कोई जीवन में एक ऐसा टेस्ट नहीं है, कोई दुनिया का ऐसा इम्तिहान में, किसी इम्तिहान में ताकत नहीं है कि एक इम्तिहान किसी बच्चे की प्रतिभा की पूरी गवाही दे सके। लिख लीजिएगा इस बात को। वो हमेशा प्रयास करते रहना है, हार के बाद भी, असफलता के बाद भी लगे रहना है। जो बच्चा धैर्य बनाए रखा बन गया। कभी कभी हम कोई बहुत कठिन प्रॉब्लम दे देते, बच्चा बोलता है ये तो IMO इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड से भी कठिन सवाल है, कैसे बनेगा भाई? हमके प्रयास करो। 2 दिन होता है, 4 दिन होता है, बच्चा थकने लगता है, हारने लगता है कि नहीं होगा, अब तो सारी तरकीबें लगा दी हमने, नहीं होगा सर, एक दिन और मेहनत कर, नहीं सर सब कुछ अंधेरा दिख रहा है। हम यही तो जीवन का नियम है, जितनी रात गहरी होती है, जितनी रात अंधेरी होती है, सवेरा उतना ही नजदीक होता है। हाँ दोस्तों, और कुछ ना कुछ बच्चा जरूर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। दोस्तों यही बात है, जीवन को हमेशा आप यही सोच के पढ़िए कि हम इस दुनिया में आए हैं, इस धरती पर आए हैं तो कुछ नया देने के लिए। जब आनंद कुमार जैसा बच्चा गरीब घर में पैदा होता है, सच में बताया अमरूद के पेड़ के नीचे पढ़ता है और कैम्ब्रिज भी नहीं जा पाता है, वैसे परिस्थिति में भी हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने सोचा चलो जीवन को आगे बढ़ाया, गलियों गलियों में पापड़ बेचा, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। हमारी माँ चलती थी सड़कों पर, मोहल्ला वाला बोलता था पपड़वा ली जा रही है, पपड़वा बेचने वाली जा रही है, ऐसी बातों को बोलता था, मजाक उड़ाता था, व्यंग करता था, फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने क्या किया दोस्तों? सिर्फ +2 के बच्चों को कुछ को चुना, घर पर रखा और पढ़ाया, कोई बड़ा काम नहीं किया। लेकिन जो काम किया, हमारे फादर कहते थे जो भी काम करो पूरे दिल से करो, पूरे मन से करो और दुनिया में सबसे अच्छा और सबसे अलग करके दिखाओ उस काम को। वही फार्मूला अपनाया और सुपर 30 आज इस मुकाम पर आया। इसलिए दोस्तों आप में भी असीम प्रतिभा है,
जब हमारे जैसा आदमी जो कि हमने अभी तक मास्टर डिग्री भी नहीं किया, बहुत लोग सम्मान से डिलीट का उपाधि, कोई पीएचडी कुछ न कुछ देते रहते हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई अधूरी रह गई। फिर भी हमारे आज बच्चे हमारे आंखों के सपनों में रंग भरे मेहनत कर करके, तो इसलिए कभी भी निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए, बस इच्छा शक्ति को जगाए रखिए। आने वाला कल आपका है और आपके चलते हमारे देश का है। जय भारत, जय हिंद। एक परफेक्ट लाइन मुझे आनंद सर के लिए लगती है, ही केम, ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड। Once again everyone, please give it up for Padma Shri Anand Kumar. अब वक्त आ गया है इस कार्यक्रम में और फिल्म के वेरी डिमांडिंग, वेरी renowned, the youth icon R.J. Raghu Raftar. But before we invite you on stage, I would like to share some few lines about him, introductory lines. With more than a decade of working in radio industry, he has left his prints not only in the radio world but also has impacted on TV and theatre world. इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज को अपना वॉइस ओवर दिया है और आप सबने यूट्यूब पे अगर सदगुरु के वीडियोस देखे होंगे तो उसमें जो हिंदी वाले वीडियोस का वॉइस ओवर है वो R.J. रघु रफ्तार ने ही किया है। हमारे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि आज सर यहाँ पर आए हैं। नाउ ओवर टू यू Mr. R.J. Raghu Raftar. Sir, can we please have you on our stage? Everyone, please, huge round of applause for him. तालियां हो जाएं। मेरा नाम रघु रफ्तार है। 94.3 माय एफएम से मैं रफ्तार पकड़ते हुए सुबह 7 से 11 मंडे टू सैटरडे आप लोगों को एंटरटेन करता हूँ। ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन के साथ में एंटरटेनमेंट का जो मिक्स रहता है, मिक्सी बनाकर एक बढ़िया सा ताज़ा फ्रेश जूस आपको सुबह सुबह परोसता हूँ। और जब लगा कि इतने होनहार मास साहब कुमार विश्वास से अभी हाल ही में मुलाकात हुई तो पीछे से आवाज़ यही लगाई गई थी मास साहब। तो मास साहब आनंद कुमार से पद्मश्री आनंद कुमार का ये सफ़र, आपने इतनी चीज़ें सुनी जानी हैं ऑलरेडी, उस सब के सम्मान के लिए एक बार जोरदार तालियां इस प्रतिभा सम्मान समारोह में। सर थैंक यू सो मच आज इस उज्जैन नगरी में पधारने के लिए। और सर से मेरी बहुत छोटी सी मुलाकात हुई है अभी तो दूसरी बार मुलाकात है आपकी उज्जैन को, उज्जैन नगरी को प्रणाम करते हुए। तो आज आप सबके बीच में जो भी सवाल जवाब रहेंगे, सवालों को मैं यही चाहूँगा कि जितना गहरा कर सके उतना गहरा करिएगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ सागर तैर कर नहीं, इन्होंने पनडुब्बी बनाई है और गोते लगाए हैं अंदर तक और रहे हैं उसके बाद बाहर आए हैं। तो सीप का मोती और मोती के अंदर भी अगर कुछ है तो आज आनंद कुमार जी हमारे साथ में, इनको सब कुछ मालूम है। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए, अपनी मौजूदगी के लिए। एंड थैंक यू सो मच अवंतिका यूनिवर्सिटी इनवाइट करने के लिए और ये इतना बड़ा समारोह जो कि मेगा है। सर हाल ही में आपको पद्मश्री मिला, उसके लिए मुबारकबाद आपको। तो सवालों का सिलसिला आई गेस कि आपके पास में एक माइक पहुंच चुका होगा, ऑडियंस कोई अगर आना चाहे तो। सर आप अगर बैठ कर कंफर्टेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले सर ऑडियंस से सवाल आए, अभी फ्लाइट्स में आते जाते रहते हैं और सेलिब्रिटी से टकराना रहता ही है आपका। फेवरेट आपका बॉलीवुड में हालांकि ऋतिक रोशन के बाद में वो तो है कि एक्टर है। संगीत से मैंने देखा आपका बड़ा रुझान है, तो अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल तो खुद भी गाना गाते हैं क्या? एक गाना अगर मैं चाहूँ, देखो आपको गुनगुनाना पड़ेगा आज, ठीक है? एक गाना अपने जीवन सफर के नाम या फिर स्टूडेंट के नाम, जो भी एक संदेश वाहक हो, तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां सुनना चाहेंगे। आया ना गाना? आया ना? गाना नहीं गाएंगे, बल्कि चंद लाइन बोल देते हैं जी। जब भी हम अपने स्टूडेंट लाइफ में थक जाते थे, हार जाते थे, तो एक गाना जरूर सुनते थे, रुक जाना नहीं तू हार के। और अगला लाइन था कि तुम्हें सफलता मिलेगी, ऐसा कुछ था, कांटों के पार। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के गाना हम शुरू से सुनते आए और उसका बहुत फायदा भी मिलता है। इसलिए संगीत के हम बहुत प्रेमी, बहुत सुनते हैं गाना। और इसलिए संगीत जिसके दिलों में नहीं बसता हो, जिसके मन में संगीत नहीं बजता हो, तो उसका जीवन नहीं। हम भी प्रयास किए थे कि कुछ गाए अपने स्टूडेंट लाइफ में, कुछ
बजाएं, जी लेकिन गायक तो नहीं बन सके, कलाकार नहीं बन सके, लेकिन सफल श्रोता तो जरूर बने। क्या बात है, क्या बात है, जोड़ा तालियां। बिल्कुल सर। सर अभी हाल ही में जापानीज मैगजीन द प्रेसिडेंट में भी आपको शामिल किया गया, उसकी भी खुशी मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप बता दें उसके बारे में, थोड़ा रही है। अभी दोस्तों एक बार जापानीज लोग कुछ आए, आज से करीब 10 साल पहले आए, और इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी बात थी कि यहाँ नया क्या हो रहा है। हमने तो बताया कि सारी सामान बाहर से आ जाते हैं, लेकिन नया क्या हो रहा है जिससे दुनिया चौंकती है, वो सॉफ्टवेयर का काम। तो उन्होंने खोजा कि भाई भारत का इतना ग्रोथ हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो उनको पता चला कि भाई सॉफ्टवेयर का यहाँ पर जितना अच्छा काम हो रहा है पूरे देश में, वो बहुत बेहतरीन है। और सॉफ्टवेयर का काम कहाँ से हो रहा है? तो इस तरह के कई कॉलेज हैं जो अच्छा इंजीनियर पैदा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर गांव के भी बच्चे आ जाते हैं, बहुत गरीब घर के भी बच्चे आ जाते हैं। वो कहाँ से आते हैं? तो वो सुपर 30 से आते हैं। तो इस तरह का एक सीक्वेंस बना के कई जापानीज चैनल वाले लोग हमारे पास आए और मेरा इंटरव्यू किया। इंटरव्यू का जब वो 1 घंटे का शो बना और जापान में चला, तो वहाँ की जो उस जमाने की 8 साल 10 साल पहले की बात बता रहे हैं, जो सबसे मशहूर एक्ट्रेस थी नोरिका फ्यूजिवारा, देख के बड़ा प्रभावित हुई। और वहाँ से उसने कहा कि मैं इन पर कुछ एक ब्लॉग बनाऊंगी, कुछ बनाऊंगी करके जापान से पटना आई थी। और बच्चे जो हमारे पढ़ते थे उसको लेके गांव गई, उठ के जहाँ बच्चे रहते हैं, पूरी भीड़ लग गई थी और पुलिस बहुत भारी मात्रा में आई थी उनको कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद जापान में बहुत सारी चीज़ें होते रहती हैं, जापानीज लैंग्वेज में डब करके सुपर 30 फिल्म आई, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो अभी हाल में एक मैगजीन है, उसने भी मुझे सम्मान दिया, दी प्रेसिडेंट करके, वहाँ की मशहूर मैगजीन है, वीडी अखबार, सिम्बू, ये सब लोग देते रहते हैं। तो बस हम यही संदेश एक लाइन का देना चाहेंगे कि बच्चों अपना काम अच्छे से करिए, लोग आप जितना उम्मीद करते हैं उससे भी ज़्यादा सफलता मिलती है, ये हमने अपने जीवन में देखा है। बिल्कुल जीता जाता सबूत। इस वक्त कई भाषाओं को टटोलते हुए, खोजते हुए आज अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले देश इनको ढूंढ रहे हैं। तो ये यहाँ से प्रेरणा हम लेके जाएंगे कि बिल्कुल अपने जीवन में एक साइकोलॉजी कुछ दिन मैंने पढ़ी थी, तो उसमें एक बहुत ही मेन बात है इस जीवन के स्रोत को, जो कि सर आपने बखूबी उतारा है। हम जीवन के ना पैटर्न में फंसे रहते हैं, तो आपने जो बात करी ना कि हम जीवन में खोजते रहे कि कुछ नया। आज हमने अगर एक नंबर गेट देखा है तो ज़रूरी नहीं कि हम 1 साल तक एक ही नंबर गेट से जाते रहे। इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होने के लिए जितने भी दरवाजे हैं, आप सबको टटोलें, सबको खंगालें, एक बार तो नॉक करें, मैं आई कम इन बोले, पायदान पर बैठे रहें, कुछ तो होगा। तो आज सवालों की इस झड़ी में सबसे पहला सवाल मैं चाहूँगा, माइक अगर पहुँच गया है तो प्लीज़, माइक आपके पास है? ओके, माइक आप तक पहुँचा दिया जाएगा। प्लीज़ रेज योर हैंड। आनंद कुमार जी की बातें सुनी, इनकी बातें सुन के मुझे अपने बचपन की कुछ बातें याद आ गई जी। और इन्होंने जिस प्रकार से स्ट्रगल किया, मेरे जीवन में भी मैंने बहुत कुछ किया। साबुन बनाने से, साबुन भरने से लेके पुष्टा फैक्ट्री तक काम किया मैंने, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया। कारण पिताजी काम करते थे, मम्मी काम करती थी। एक 7 रुपए के पीस के लिए मेरे घर पे कहीं, लेकिन ये जो बच्चे मेहनत करके, चाहे गरीब के हो चाहे अमीर के हो, बच्चे तो बच्चे हैं, ये जब बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के बाद उस माता पिता के संघर्ष को भूल जाते हैं और ज्ञान के अभाव में समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि कुछ ना कुछ माता पिता को ऐसा मुंह से बोल देते हैं तो माता पिता का दिल बड़ा बैठ जाता है, उनको ऊपर की हवा लग जाती है। आप इस विषय पर भी बच्चों को जरूर बोले कि जितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन माता पिता ही हैं, उनको ना भूलें। कई लोग ऐसे मेरे जीवन में मैंने देखे हैं जिनके बच्चे विदेश में हैं। पेरेंट्स और मुझे सिर्फ मतलब ये यकीन है कि सर ऑफ कोर्स इतने डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी। यहाँ तमाम हम बैठे बच्चे बच्चियों से ये
अपील करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अपने माता पिता को कभी भी दुख न दें। जितना हो सकता है उनके लिए श्रद्धा भाव रखें। हम ऐसा नहीं, अभी आपने कहा बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, आपके बारे में हम नहीं बोलना चाहते, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि माता पिता भी जेनरेशन गैप को नहीं समझते। बच्चा बैठा हुआ है, उसको डांट देते कि चुप बैठो, हमारे जमाने में पंखा भी नहीं था और तुम एसी में बैठ के नहीं पढ़ रहे हो। बच्चा को बड़ा हर्ट करता है, बच्चा समझ सकता है। हमारे पास 10 रुपया भी नहीं था फीस देने के लिए, तुमको मैं महंगे स्कूल में भेज रहा हूं। ऐसा बोलने से बच्चे और माता पिता में दूरी बढ़ती। हमारे पिताजी अच्छा समझते, एक अच्छी बात बोलते थे, बेटा हमेशा बच्चों से दोस्ती रखना। देखो हम तुमसे दोस्ती रखे हुए हैं, तुम्हारे दोस्त हमारे दोस्त हैं। हम लोग +2 में पढ़ते थे, 10th में पढ़ते थे, तो हमारे 3-4 मित्र घर आते थे, पिताजी बैठ के पूरा गप सब करते थे। कभी भी उन्होंने दूरी नहीं बनाई और ये बोलते थे कि जेनरेशन गैप को हमेशा समझना। एक जमाना है, अभी का जमाना आप देखिए कि माता पिता बच्चों से मोबाइल छीनते हैं, छोटे छोटे बच्चों से, कह रहे यार कुछ पढ़ो, कॉमिक्स पढ़ो, कुछ किताबें पढ़ो, कुछ मनोरंजन की किताबें पढ़ो, पढ़ाई के अलावा कुछ पढ़ो। और हम लोगों के ज़माना में, अभी VC साहब सब लोग गवाह होंगे कि माता पिता कॉमिक्स पढ़ने पर छीनते थे। क्या किताब पढ़ो, कोर्स की किताबें पढ़ो, सिलेबस की चीज़ें पढ़ो। ये जो गैप है ना, ये गैप को समझना बहुत ज़रूरी है हर माता पिता को। अब मेरा यकीन है कि अगर हर माता पिता इस गैप, जेनरेशन गैप को समझते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, उनको झुंझलाने पर जवाब झुंझला के कभी नहीं देते हैं, उनको चिड़चिड़ा, उन पर अननेसेसरी प्रेशर नहीं बनाते हैं, तो हम भी उल्टी बात बोल रहे हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि कोई बच्चा कभी माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करे, ये अपवाद ही हो सकता है। इसलिए बच्चों का तो नैतिक दायित्व है ही कि माता पिता का रिस्पेक्ट करे, उनको जो संस्कार सिखाए उनके अनुसार चले, लेकिन माता पिता का भी एक जिम्मेवारी बनती है, उनको भी कभी अननेसेसरी बच्चों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। कभी कभी तो इतना दबाव बन जाता है कि आप कोटा में खबरें सुनते कि बच्चा सुसाइड कर लेता है, वो माता पिता का दबाव रहता है। तो माता पिता की जिस तरह से बच्चों की जिम्मेवारी जवाबदेही है, मेरा मानना है माता पिता को भी बच्चों के दिल को, मन को, बदलती हुई दुनिया को समझ के स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। बोल रहा है उससे कभी प्रभावित न हो। आदमी क्या होता है कि आपको कोई बहुत आपके बारे में 10 अच्छी बातें कहे तो आप खुश हो जाइए, तो बहुत खुश भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो हमारी तारीफ कर रहा है, हमारी बड़ाई कर रहा है, तो जब आप खुश होना कम करिएगा तो दुख भी कम लगेगा। दूसरा क्या कहता है उससे कभी आप अपना मूल्यांकन नहीं करिए। हम क्या है इससे अपने आप का मूल्यांकन करिए। अब एक हमारे बच्चे जो सुपर 30 में रहते हैं, हम उनको ही मंत्र देते कि देखो अब हो सके तुम बाद में पढ़ाई शुरू किए, तुम्हारी मजबूरियां हो, परिस्थितियां हो, कोई बच्चा बहुत पहले से पढ़ रहा हो इसलिए तुमसे आगे हो रहा है, ये मत देखो कि कौन कितना आगे है, कौन क्या कर रहा है। तुम जो आज हो कल उसमें परिवर्तन आया या नहीं, या जो तुम कल थे आज बदलाव आएगा। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है, तुम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हो, यही मोटिवेशन का सबसे बड़ा कारण होता है। और आप कितना भी कोई आपको मोटिवेशन का बात बोल दे और आप मेहनत मत करिए और थोड़ा थोड़ा आगे नहीं बढ़िएगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए कौन क्या कहता है तो सोचना ही बंद कर दीजिए। ये तो जीवन का, सृष्टि का नियम है कि आप कुछ भी अच्छा करिएगा, शुरुआती दौर में लोग उसकी तारीफ नहीं करेंगे, जब आप सफल हो जाएगा तो सब लोग तारीफ करेंगे। आपको अपने आप क्या लगता है, आप डेली आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, इस पर कंसंट्रेट करिए। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कैसे हमें हमारी लाइफ में गोल सेट करना चाहिए, उसे कैसे अचीव करना चाहिए, और कैसे सुबह से उठने से लेकर रात में सोने तक हमें उसी बारे में सोचना चाहिए, राइट। पर सर क्या होता है जब हम उस प्रोसेस में जाते हैं, जब हमें वो सब क्वेश्चन हम खुद को बार बार बताते रहें कि हमारा ये गोल है, हमारा ये गोल है, मैं ये बनना चाहती हूँ, तो बहुत सारे डाइवर्जन्स होते हैं। हम उससे कैसे छुटकारा पाए, मतलब हम चाहते तो बहुत कुछ है बट इतना सब कुछ एफर्ट्स नहीं कर पाते। बहुत अच्छा, आप तो खुद पढ़ने में बहुत अच्छी है
आप में डाइवर्सन नहीं रहा होगा तब आपने इस मकाम को हासिल किया है, लेकिन फिर भी आगे भी नहीं रहे। हमारे पिताजी बोल लेके कश्मीर तक, या कश्मीर से बोलिए कन्याकुमारी तक मैं जाल फैला दूंगा आपके फ्रेंचाइजी का, आप आइए पैसे कमाइए, पैसा का इंपॉर्टेंस सब छोड़ के अपना काम करते रहेंगे। फिर फिल्म आई, उस समय बहुत आदमी बोला कि आप वेब सीरीज बना लीजिए, फलना कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, हम कभी डाइवर्ट नहीं हुए। कई बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेते आज भी बोलते हैं कि भाई तुम पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो, संसदीय चुनाव लड़ जाओ, सांसद बन जाओ। वो चक्कर में हम नहीं फंसते कि भैया जो काम है मास्टर का वो करते रहो। अभी यहाँ पर कोरोना के बाद बड़े बड़े ऑनलाइन क्लासेस का विकास हुआ, वो लोग 100 करोड़ तक का ऑफर किया कि हमारे यहाँ 3 साल काम करिए, हम उसको भी हमने ठुकरा दिया, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने का जो सिलसिला है, काम है, वो करते रहे। क्योंकि मुझे इस बात की जानकारी है कि अगर आप एक काम को साधते रहिएगा तो धीरे धीरे तमाम चीजें आपको मिलेगी, और जहां भटकाव होगा आप बिखर जाएगा। इसलिए बस यही कॉन्सेप्ट रखिए, कोई भी भटकाव है कि मुझे बिखरना नहीं है, जो रास्ता अख्तियार किया उसी पर चलते रहे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। लास्ट 3 क्वेश्चंस, टाइम को देखते हुए थोड़ी सी रफ्तार हम तेज रखेंगे। कैसे निकाल सकते, कुछ नया स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं। अब स्कूल है, स्कूल में बच्चे जिल्द लगाते हैं, तो उसको जिल्द लगाने का नया डिजाइनदार क्या बना सकते हैं कागज का, उसको बच्चों में कैसे बेच दे सकते हैं, इसका कुछ प्रयास करिए। फिर देखिए कि भाई जो हमारे आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है, जो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स होता है, उसमें नया हम क्रिएशन क्या कर सकते हैं, उसको लकड़ी का कैसे बना सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे ही सोचते रहिए कि जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, जो हमारे काम की चीज़ें, उसमें हम अपने सीमित साधनों में क्या नया बना सकते हैं, और उसको बनाने का प्रयास करिए, और उसको आपस में ही इसको बेचने का प्रयास करिए। उसको नहीं बेचिए तो कम से कम प्रमोट करने का प्रयास करिए, तो अच्छा रहेगा। ये आदत में अपने आप तो में शुमार करिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्ते से ओवरकम करें। बहुत अच्छा किया। पढ़ाई से पहली बात तो रुचि क्यों नहीं होती है, एकदम बेसिक बात है, क्योंकि हम उसकी समझ नहीं पाते, उसकी समझ नहीं रखते। आपने ठीक कहा कि जैसे बाइनोमियल थ्योरम कोई टीचर पढ़ा दिया तो a + x⁴n का एक्सपेंशन लिख दिया, लेकिन वो एक्सपेंशन कैसे आया, कितने तरीकों से उसको समझा सकते, उसकी उत्पत्ति, उसका प्रूफ जब तक हम बच्चों को नहीं देंगे तो कैसे उससे इंटरेस्ट पैदा होगा। अब छोटी सी बात करिए, कोई हम ऐसा लैंग्वेज रसियन बोलने लगे, जैपनीज, कितनी भी अच्छी बात बोले तो आप रट के कितना काम चलेगा। तो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अभी आप छोटी सी बात ले लीजिए, कोई आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोलता है कि अच्छा ऐसा करो 36 37 को मल्टीप्लाई कर दो, तो जब आप 36 और 37 लेके 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक कॉलम आगे बढ़ जाते हैं, फिर खटखट जोड़ देते हैं, ऐड कर देते, तो वो प्रोडक्ट हो जाता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कोई नहीं समझाता, हम लोग वो प्रोसेस को रटते हैं। जब तक आप चीज़ों का हाउ एंड वाई नहीं जानिएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला हम लोग रट लेते हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों होता है हम लोग नहीं जानते। तो जब तक हम चीज़ों का हाउ एंड वाई नहीं समझेंगे तब तक ना उसमें रुचि होगी, या जब तक रुचि नहीं होगा तो नया क्रिएशन नहीं होगा। तो चीज़ों को समझना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और कुछ नया करने के लिए बहुत जरूरी, इसलिए हाउ एंड वाई पर ध्यान दें। थैंक यू सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। गुड इवनिंग सर, आई एम दानिश शेख। सर आई हैव अ क्वेश्चन दैट बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उतना भी नहीं करते जितना आप सोच के घबरा रहे हैं। हमारे यहाँ सुपर 30 का एक बच्चा आया, बेचारा सुपर 30 के टेस्ट में उसका नहीं हुआ, लेकिन वो कभी कभी आता था, मिलता था, पढ़ने में बहुत साधारण। डिस्कवरी चैनल ने हम पर फिल्म बनाई 2009 में, उसका न्यूयॉर्क में एक शो था, प्रीमियर शो। तो वहाँ पर उसके डायरेक्टर से मिला वो लड़का और बोला कि सर मैं न्यूयॉर्क में हूँ, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह बताया। तो डायरेक्टर ने अपने फ़ोन से, हमारे फ़ोन से उसकी बात कराई। हम देख के दंग रह गए कि जो बच्चा का 12 में इतना खराब परसेंटेज
और आज धीरे 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 छोटे कॉलेज से पढ़ाई करते करते कितनी ऊंचाई तक पहुंच गया। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 12th में कितना मार्क्स लाए हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि IIT से ही पढ़ के अच्छा करिए। अवंतिका में भी पढ़ के देखिए आप कितनी ऊंचाई तक जाते हैं। मेहनत आप कितना करते हैं, जब से आप मेहनत शुरू कर देते हैं तब से आगे बढ़ते हैं। कहावत है जब जागो तब सवेरा, इस फार्मूले को लेके चल। सर वन मोर, लाइक डिग्री करना इम्पोर्टेंट होता है हर चीज़ के लिए, यूजुअली लाइक UPSC MPSC जो भी एग्ज़ाम देने हो। सर मीन्स क्वेश्चन वही है कि डिग्री करना क्या रियली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना डिग्री के अभी के टाइम में तो सर कोई जॉब शायद नहीं मिलती है जहाँ तक पता है। देखिए दोनों चीज़ जरूरी है, हम लोग लॉजिक दे के टाल नहीं सकते। कबीर के पास कोई डिग्री नहीं थी, थॉमस एडिसन के पास कोई डिग्री नहीं थी, प्रेमचंद के पास डिग्री नहीं थी, लेकिन इतिहास बनाए। लेकिन आज के परिवेश में जानबूझकर लापरवाही करने से क्या फायदा। अवसर है आपके पास, मौके मिल रहे हैं, यहाँ पर VC साहब आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, मन लगा के पढ़िए, डिग्री भी लाइए, इनोवेशन भी करिए, देश का नाम आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। ओके सर ये वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ओके प्लीज थोड़ा सा जल्दी करें जी। नमस्कार सर, मेरा नाम कस्तूरी पाठक है और मैं अवंतिका यूनिवर्सिटी की छात्र हूँ और यहाँ मैं BBA LLB का कोर्स पढ़ने जा रही हूँ। मेरा आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि हम लाइफ में कितना भी मोटिवेट होने का सोच रहे हैं कि नहीं मैं मोटिवेट रहूँगी, मुझे ये करना है, मैं, पर वो लाइफ में एक पॉइंट आ जाता है सर कि हम खुद से हार जाते हैं, हम किस्मत पे भरोसा करना छोड़ देते हैं, हम खुद पे भरोसा करना छोड़ देते हैं कि नहीं यार अब नहीं हो सकता, अब ये आखिरी था मेरा, इसके आगे मेरे पास बिल्कुल क्षमता नहीं है आगे बढ़ने की। तो सर उससे कैसे हम कोप अप करें और खुद पे विश्वास कैसे हम वापस जगाएं कि नहीं हम कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हमेशा आप ये सोच के चलिए कि हम जो बोल रहे हैं, आनंद कुमार जो बोला वो अपने अनुभव के आधार पर बोला, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस। तो जीवन में एक मौका नहीं देता है, जीवन 2 मौका नहीं देता है, न जाने कितने मौके देते हैं। हर दिन हर पल आपके लिए एक अवसर है, एक मौका है। ये कोई डायलॉग नहीं बोल रहे हैं, आपको झूठा मोटिवेट नहीं कर रहे, मौका है। हमने तो ऐसे ऐसे देखे, जैसे अभी बच्चे को बताया, अभी IIT में कंपल्सन है कि भाई आप फर्स्ट डिवीजन से पास करिए तो आप जाइए IIT में इंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं एडवांस में। हम उस जमाने की बात करते हैं जब सुपर 30 के शुरुआती दौर में बच्चा 52% मार्क्स लाने वाला बच्चा मेहनत करके IIT दिल्ली पहुंचा और वहां से जाके बहुत अच्छी नौकरी आज भी कर रहा है। तो वो तो उसको तो एकदम डिमोटिवेट होना चाहिए था। आपकी तो हालातें ऐसे नहीं। तो जब भी आपको मोटिवेशन कम लगे, सोचिए कि नहीं हर अवसर में कुछ भी किया जा सकता है। ये विश्वास आपको अपने आप बनाना पड़ेगा और मेरा विश्वास है, हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे, आज हम आपको बोल दिए था, आज के बाद आपका विश्वास नहीं टूटेगा और आप एक दिन बहुत बड़ा कुछ करेंगे, इतना बड़ा करेंगे कि पूछिए मत। और हो सके 10 साल बाद, 15 साल बाद नहीं, 20 साल बाद आप इतना बड़ा कुछ करेंगे कि पूरे देश और दुनिया में आपकी चर्चा होगी। और हम भूल भी जाएंगे कि क्या वाइस चांसलर साहब भी बूढ़े, हम भी बूढ़े हो जाएंगे, छड़ी के सहारे चलेंगे। आपका कोई टीवी पर इंटरव्यू आएगा, हम लोग भूल भी जाएंगे। उस समय आपसे पूछा जाएगा माइक बढ़ा के कि पहला बार आपको कब लगा था कि मैं नोबेल प्राइज जीत सकती हूँ या देश की सबसे बड़ी कंपनी बना सकती हूँ। तो जो आनंद सर अवंतिका यूनिवर्सिटी में आए थे उस दिन लगा था मुझे। बच्ची उसी दिन का हम दोनों को इंतजार रहे। धन्यवाद सर। क्या बात है। अभी जस्ट इस जेस्चर से मुझे सुपर 30 के ऋतिक रोशन का वो फ्रेम याद आ गया जब उन्होंने हाथ बढ़ाकर कैमरा के सामने बोला था बन जाएगा। तो एक बार जोरदार तालियां आपके उन सवालों के लिए, उन जवाबों के लिए। थैंक यू सो मच। प्रतिभा सम्मान समारोह में हम आज जो सम्मान के साथ में स्कॉलरशिप देना चाह रहे हैं अवंतिका यूनिवर्सिटी में, आज की जो रफ्तार रही 94.3 माई FM पर सारे एक्शन रिएक्शन भेजे गए, एक रफ्तार और बाकी है और आप लोग यूं ही मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए। और सर आपके सामने ये सौभाग्य है मेरा, जब स्कूल के दिनों में, अभी क्योंकि बात बहुत गहरी हो रही थी तो मुझे याद आया जब मेरे आंखों के आगे ऐसे ही अंधेरा छाता था कि अब क्या करूं मैं आगे, मोटिवेशन कहाँ से लाऊं। तो मैंने कुछ लिखा था तो आज इनके भी काम आने वाली है और आपके चरणों में रख रहा हूं मैं।
तो ये आप सबके लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, रास्ता लंबा है ये जानते हैं, अभी अंधेरों से भी गुजरना है। रास्ता लंबा है ये जानते हैं, अभी अंधेरों से भी गुजरना है। काफिला उस सफर का रख सके जो बड़े कदम तो बेहतर होगा। नजरों के सामने है सफेद कोहरा, अरमानों के मेरे मौसम न बदले तो बेहतर होगा। इरादे भी मजबूत रहे, वादे भी अटूट रहे। इरादे भी मजबूत रहे, वादे भी अटूट रहे। मन ही है जो बह गया तो फिर क्या होगा। पता नहीं ये मैं ही हूं या और भी कोई ये सब सोचता होगा। उड़ान भरने को लंबी सी पंख पसारता होगा। तो उस दिन से आज मैंने देख रहा है इतने सारे पंख जो कि आज पसर रहे हैं, और पसारते रहिए इन्हें, लंबी उड़ान भरते रहिए, रफ्तार पकड़ते रहिए। आज के शाम जाया मत कीजिएगा। और जैसा कि सर ने बोला कि कुछ भी किताबी नहीं है, सब कुछ अनुभवी है, तो आपके सामने वही जीवन की किताब आपके सामने खोल के रख दी गई है। इसको बार बार पढ़ते रहिएगा, रिकॉल करते रहिएगा। पद्मश्री आनंद कुमार जी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद इस वंचिका यूनिवर्सिटी में उज्जैन में आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओवर टू साधिका। And more glory to our show. Once again, everyone, please give it up for RJ Raghu Raftar. कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री आनंद कुमार जी का। उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से हमारे यहाँ पे आए हुए बच्चों के सभी सवालों को बहुत ही अच्छे से जवाब दिया है। और मुझे यकीन है जब तक हमारे पास ऐसे टीचर्स होंगे, इस देश को, इस भारत को विश्व गुरु वापस से बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप अग्री करते हैं? बता दीजिए, आप अग्री करते हैं? थैंक यू। ओके, सो नाउ as Avantika believes in attitude of gratitude, I would like to invite our dear registrar Dr. Manish Patil to express vote of thanks to our lovely audience. मंच पर उपस्थित आदरणीय आनंद कुमार जी, वाइस चांसलर सर, सभी संकाय के अध्यक्ष, हमारे साथीगण, विद्यार्थी और उनके साथ पधारे उनके पेरेंट्स, मैं आनंद कुमार जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। और जैसा कि सभी लोगों ने महसूस भी किया कि उन्होंने हमें चार्ज अप किया है। हमारे हिंदुस्तान का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली है, लेकिन इतिहास के भरोसे न लड़ाई जीती जा सकती है, न जिंदगी जी जा सकती है। साथ ही साथ हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या दुनिया में 1 नंबर पहुंच गई है, और उसे हम किस तरीके से यूज करके देश की उन्नति कैसे कर सकते हैं। तो जब तक हमारे पास आप जैसे टीचर हैं और ऐसे स्टूडेंट रहेंगे, तो हमारे हिंदुस्तान का इतिहास गौरवशाली था ही, भविष्य भी बड़ा वैभवशाली होगा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सभी पेरेंट्स का जिन्होंने अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन किया और इस जो महत्व का मोड़ था उसके ऊपर उन्होंने उनके पीछे खड़े रहे और बच्चों ने अच्छी तरीके से मार्क्स लाके उनका भी नाम रोशन किया है और उनकी भी उम्मीदों पर खड़े उतरे हैं। जो बच्चे अच्छे नंबर नहीं ला सके हैं उनका भी मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमने आनंद सर से सुना है कि मार्क्स इज जस्ट नंबर, इट डज नॉट डिफाइंस योर पर्सनैलिटी एंड योर टैलेंट। सो ना उम्मीद ना होइए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे डेनिस जी का और दैनिक भास्कर की टीम का, जिन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। हमारे सभी मीडिया कर्मियों का जो हमेशा से ही हमारी उपक्रमों को सराहते रहे और हमें प्रोत्साहन देते रहे हैं। सो थैंक यू ऑल।
and wish you best of luck. अब वक्त आ गया है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था. Now the time has come to felicitate the most talented, hard-working, meritorious students.